नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट के 2015 का जो पेपर हुआ था उसमें जो पर्यावरण के 30 प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित ये वीडियो है अपना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये रीट लेवल फर्स्ट का 2015 का पेपर आपके सामने है और आज हम पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्यावरण का पहला प्रश्न। इसमें निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एट्रोनॉमी। इनमें से किस में जो उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हॉर्टिकल्चर होता है उसके अंतर्गत उद्यान कृषि का जो अध्ययन किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें हॉर्टिकल्चर। दोस्तों जो बॉटनी है ये इसमें वनस्पति विज्ञान से संबंधित है जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी है वो भूविज्ञान से संबंधित है जिसमें पृथ्वी संबंधी अध्ययन किया जाता है। और जो एनाटॉमी है वो शरीर रचना विज्ञान है जिसमें शरीर के अंग और प्रत्यंग से संबंधित इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। इसका परिभाषा पूछी गई है। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंध का तार्किक अध्ययन है। इनमें से ये विचार किसने व्यक्त किए? जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो ये विज्ञान की परिभाषा से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है W.C. डेम्पियर, B.S. ब्लूम, कार्ल पॉपर या फिर J.W.N. सुल्लिवन। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये परिभाषा W.C. डेम्पियर, जिनका जो पूरा नाम है वो विलियम सेसिल डेम्पियर हैं, उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का एक तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। ये डेम्पियर की परिभाषा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। ये सभी तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न है इनकी चौथा प्रश्न है। कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ऑप्शन है इसमें विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यता परख की अनुभूति एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संरचनात्मकता का पोषण करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना या फिर उपरोक्त सभी? इनमें से प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य क्या है वो हमें इसमें पूछा गया है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों ही जो शिक्षण उद्देश्य ये विज्ञान शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य माने गए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रयोजना विधि में मुख्य रूप से कितने सोपान होते हैं? प्रयोजना विधि में मुख्य कितने सोपान होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 8, 6। तो प्रयोजना विधि में इसमें दो उत्तर माने गए थे, 4 भी माने गए और 6 भी माने गए। यानी कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये दोनों इसमें सही माने गए थे। 4 सोपान भी होते हैं, उसमें 6 सोपान भी होते हैं। प्रयोजना विधि का प्रारंभ अमेरिका में जो जॉन डीवी थे इन्होंने किया था। और यह विधि किलपेट्री का जो प्रयोजनवाद था उस पर आधारित है और इसका जो जन्मदाता है वो किलपेट्री को माना जाता है। इस विधि में 6 चरण होते हैं। नियोजन, परिस्थिति प्रदान करना, क्रियान्वयन, योजना के उद्देश्य एवं चयन, मूल्यांकन व सारांश। तो 4 भी इसमें सही उत्तर है और 6 भी इसमें सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 126 की ओर। अगला प्रश्न इसमें से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस इसमें से उत्तरदायी हैं? इसमें से 2 जो गैसें हैं वो सही मानी है इसमें, सही उत्तर इसमें। एक तो मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जो बी और सी दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं इसमें। लेकिन इसका जो सही उत्तर है, जो सबसे अधिक मजबूत उत्तर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सबसे ज़्यादा है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वैसे देखें तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में या फिर आगमन विधि में? विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत जो प्रयोग होता है वो आगमन विधि में होता है, जिसमें हम उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आगमन विधि के अंतर्गत प्रयोग में होता है, उदाहरण से हम नियम की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 128 है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? आगमन विधि, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का या फिर निगमन का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को रुचि उत्पन्न करने के लिए बच्चों को आप है जो मनोरंजक या फिर खेल संबंधित जो विधि का उपयोग करके उनके अंदर पर्यावरण से संबंधित अच्छी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 129 नंबर प्रश्न। एक अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, ए व बी दोनों, व्यापकता या विस्तृतता? वैसे तो इसमें तीनों सही हैं, लेकिन जो दो उत्तर एक साथ माने गए हैं वो इसका दूसरा और पहला सही है। इसमें वैधता और विश्वसनीयता। अच्छे प्रश्न पत्र में व्यापकता भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें विस्तृत आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वैधता एवं विश्वसनीयता ये इसके दो प्रमुख गुण हैं अच्छे प्रश्न पत्र के। प्रश्न नंबर 130, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री हैं? कौन सी प्रक्षेपित सामग्री हैं? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान या फ्लैनेल बोर्ड? इनमें से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रक्षेपित सामग्री है और इसको सिरोपुरी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके अलावा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत सिनेमा है, फिल्म है, वीडियो है, इन सभी में भी जो उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है 131 नंबर प्रश्न, कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक परिवार की विशेषता नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हैं, ये इसकी विशेषता है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हैं। और सी ऑप्शन इसमें समान आवास, भोजन एवं समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन सही है। दूसरा जो ऑप्शन है कि प्रत्येक सदस्य को आय भिन्न जमा की जाती हैं, ये एक परिवार की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 132 है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 या 26 सितंबर 1994? तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है। और इसका जो नेतृत्व है वो भारत सरकार में श्रम मंत्री के नेतृत्व में इसकी कार्यकाल जो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 2006, 2008, 2011 और 1997। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 2006। बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है वो 2006 में पारित किया गया था, लेकिन इससे पहले भी ये कानून तो बना हुआ था, लेकिन इनमें संशोधन अंतिम बार 2006 में किया गया था। तो ये इसके अनुसार सही उत्तर होगा। बाकी सबसे पहले इसका जो शुरुआत की थी वो 1929 में सबसे पहले पारित किया था। उसके बाद में 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए थे। और इसमें फिर बालक बालिकाओं की जो विवाह की उम्र है वो 18 और 21 वर्ष की गई थी। 134 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वस्त्र का प्रकार और राज्य। फिरन जम्मू कश्मीर में, पानो बाजू पश्चिम बंगाल में, राहिदे हिमाचल प्रदेश में, फुलकारी पंजाब में। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें इसमें बताना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो पानो बाजू हैं वो पश्चिम बंगाल का नहीं होकर ये
अरुणाचल प्रदेश में गोयन महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वेशभूषा का आभूषण है, वेशभूषा है। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों में फर्श बनाने का उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो संगमरमर लिया जाता है, कोटा स्टोन भी लिया जाता है, सैंडस्टोन भी लिया जाता है, लेकिन सेल खड़ी जो होती है, घिया पत्थर, वो राजस्थान में घरों के फर्श का उपयोग में बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 136 नंबर प्रश्न, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। अगर एक हिसाब से देखें तो चारों उत्तर इसमें सही है, लेकिन जो अधिक मजबूत उत्तर है, जैविक खेती को अगर बढ़ावा दिया जाए तो वर्मी कंपोस्ट इसका जो सही उत्तर होगा। बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट सर्वाधिक उपयोगी उर्वरक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? मेला और उससे संबंधित राज्य, अंबाजी का मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नंदा देवी मेला असम, बेनेश्वर मेला राजस्थान। तो इनमें से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है वो हमें इसमें बताना है। तो अंबाजी का मेला गुजरात में लगता है, माघ मेला ये उत्तर प्रदेश में लगता है इलाहाबाद में, और बेनेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। लेकिन ये जो नंदा देवी का मेला है ये असम में न लगकर ये हिमाचल प्रदेश में लगता है मेला। तो ये अपना जो सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न 138 नंबर, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीडवाना, नागौर, बाड़मेर, परबतसर। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये डीडवाना राजस्थान का जो नागौर जिला है इसके अंतर्गत आता है। डीडवाना, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, नागौर भी दे रखा है, डीडवाना भी दे रखा है, लेकिन जो पर्टिकुलर स्थान है वो डीडवाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डीडवाना करेक्ट आंसर होगा। डीडवाना नागौर जिले में आता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1981, 1985, 1986, 1988। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो तो 1986 में 24 दिसंबर 1986 को उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने इस बिल को स्वीकृति प्रदान की थी। और बाद में इसको जो संशोधन भी हुआ था 2019, एक अलग इसी नाम से एक नया बिल तैयार किया था संशोधन करके, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसको कि बाद में फिर 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया था। ऑप्शन में इसमें 2020 लागू नहीं है, लेकिन अगर एक हिसाब से देखें तो इसमें 1986 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 1986 में ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है इसमें, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 20, 25, 22, 24। राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में जो 25 सदस्य हैं जो लोकसभा में चुनकर जाते हैं राजस्थान से। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करें कि राज्यसभा के सांसदों की संख्या कितनी है राजस्थान से। राजस्थान के कितने राज्यसभा सदस्य जो चुने जाते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, पक्षमाभ उपकला प्राणियों में के शरीर में कहाँ मिलती हैं? पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलती हैं? आमाशय में, श्वसनिका में, आंत्र में, वायुकोश में। तो ये जो पक्षमाभ उपकला मिलती हैं ये श्वसनिका में मिलती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसनिका। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? कौन सा सरल उत्तक नहीं है? जाइलम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या स्केनकाइमा। तो जो सरल उत्तक नहीं है वो इसमें हमें बताना है। तो इसमें जो जाइलम है वो सरल उत्तक नहीं है, ये एक सुरक्षा ये जो एक जटिल उत्तक के अंतर्गत आता है जाइलम। और जाइलम जड़ों से पानी व खनिजों को पौधे के विभिन्न अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वाहिकाएँ होती हैं और वाहिनिकाएँ होती हैं, काष्ठ तंतु होते हैं और काष्ठ मर्दूतक होते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। 143 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, अंट अमीबा, रिट्रोवायरस, सोल्मोनेला। तो मलेरिया जो रोग है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो एक प्रोटोजोआ होता है उसके कारण फैलता है। और इस रोग का जो वाहक होता है वो मादा मच्छर होता है, जो एनाफ्लिज नाम का जो मादा मच्छर होता है, इसके कारण ये फैलता है। मलेरिया के उपचार में कुनेन, क्लोरोक्विनिन, पाइमोक्विनिन और पेलुड्रिन नामक की जो औषधियाँ हैं वो प्रयोग में ली जाती हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक है हिमालय। भारत में टोटल 4 हैं, उसमें से एक 2 देशों के बीच में है, बाकी भारत में स्वतंत्र रूप से 3 हैं। इनमें से एक आता है हिमालय। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु, इसमें ऑप्शन है बाघ, गाय, ऊँट, भेड़। तो राजस्थान का राज्य पशु है ऊँट, और चिंकारा है तो फिर वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा भी शामिल होता है, लेकिन जो पालतू पशु हैं उनकी श्रेणी में ऊँट को भी शामिल किया गया है। ऊँट को 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया था। और ऊँट को आपको पता ही होगा कि रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। लगातार इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, इसके संरक्षण के लिए ये कदम राजस्थान सरकार की ओर से उठाया गया था। और 2019 में अगर ऊँटों की संख्या की बात करें तो 2,13,000 इसमें ऊँट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा, आभासी, सीधा और आवर्धित, आभासी उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो एक तो जिसमें सीधा बनता है और आभासी बनता है और आवर्धित वस्तु से बड़ा बनता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अवतल दर्पण को के अत्यंत किसी बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है, क्योंकि जो भी हम वस्तु रखते हैं वो फोकस और ध्रुव के बीच में होती हैं, जिससे कि दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो उसके पीछे बनता है, दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है और यह वस्तु से बड़ा होता है। अगला प्रश्न 147 नंबर प्रश्न, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। तो इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट ये वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। 148 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं, ये सही नहीं है। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 149 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस एक ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग एक बार होने के बाद में इनको दूसरी बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं होते हैं, इनको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में गिना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है ये। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची के क्षेत्र में नहीं है? नमक क्षेत्र में नहीं है। वुलर झील, रुद्रसागर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजसमंद झील। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सी इसमें रामसर साइट में शामिल नहीं है? तो वो है इसमें राजसमंद झील। राजसमंद झील रामसर साइट में शामिल नहीं है। राजस्थान के 2 ऐसे स्थान हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपको इसकी जो एंड स्क्रीन है वहाँ पे भी आपको इसका लिंक दिखाई दे रहा होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। तैयारी अपनी जारी रखें। धन्यवाद।